नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सुधीर कुमार श्रीवास्तव। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर यानी कि ITER पर। आर्थिक विकास की दर जिस गति से बढ़ती है वैसे ही ऊर्जा की मांग में भी वृद्धि होती है। ऊर्जा की मांग की आपूर्ति के लिए हमको नए ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता होती है, नए ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा संसाधनों की पूर्ति की जाती है, तब तक ऊर्जा विकास की दर में वृद्धि होती है और ऊर्जा की मांग कई गुना और बढ़ जाती है। तो आवश्यकता इस बात की हो जाती है कि हमको ऐसी ऊर्जा स्रोत या ऐसे ऊर्जा संसाधन हमको चाहिए जिससे हमको नेट एनर्जी प्राप्त हो सके। नेट एनर्जी का मतलब यहाँ पर है कि जो भी हम फ्यूल को बर्न करें उससे हमको कंप्लीट 100% एनर्जी मिले। अभी तक हमारे ट्रेडिशन में या हमारे एक्सपेरिमेंट में कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं बनी है जिससे हमको नेट एनर्जी प्राप्त कर सके। वैज्ञानिकों ने, हमारे साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। ये एक प्रकार का नाभिकीय संलयन पे आधारित यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन पे आधारित अवक्रिया है। इससे ये माना जा रहा है कि इससे हमको नेट एनर्जी प्राप्त होगी और अगर हमने इस एक्सपेरिमेंट को करने में सफलता प्राप्त कर ली तो हमको कभी भी ऊर्जा से लेकर के कोई भी समस्या नहीं होगी। आर्थिक विकास की दर में जितनी तीव्र गति से हमारी आर्थिक विकास होगी, जैसे ऊर्जा की मांग में वृद्धि होगी, उससे कहीं अधिक मात्रा में हमारे पास ऊर्जा होगी जिसको हम उपयोग कर सकते हैं। अभी ये एक्सपेरिमेंट के अवस्था में है। वैज्ञानिकों का मानना है कि 2025 तक हम इसको सफलतापूर्वक टेस्ट कर लेंगे और आने वाले समय में इस तकनीक के द्वारा ऊर्जा का निर्माण करने में भी हम सफल होंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं ITER की। ITER एग्जैक्टली ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है द वे। ये मोस्ट एम्बियस एनर्जी प्रोजेक्ट है जिसमें पूरी दुनिया की नजर है और पूरी दुनिया इसमें भाग ले रही है, लेकिन अधिकांश लगभग 35 कंट्रीज जो हैं वो सदर्न फ्रांस में इस पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और उस एक्सपेरिमेंट जिसमें कर रहे हैं उस चैम्बर का क्या नाम रखा गया है? टोकामैक। हम लोग टोकामैक पे भी बात करेंगे। ये एक प्रकार का मैग्नेटिक फ्यूजन डिवाइस होता है जिसके अंदर हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को कराते हैं और उससे कंप्लीट नेट एनर्जी को प्राप्त करने का हम लोग उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं। ITER जो होता है इसमें एक तरह से हम लोग ये मान सकते हैं कि जो ऊर्जा का स्रोत सूर्य का है, सन में जो ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिकीय संलयन पे आधारित है यानी कि नाभिकीय न्यूक्लियर फ्यूजन पे आधारित है। वहां पर ड्यूटेरियम और ट्राइटियम जो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं वो जब मिलते हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे तो वो हीलियम बनाते हैं और बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। वही एनर्जी जो होती है सन के सोर्स के रूप में रेडिएट होती है और सभी प्लेनेट तक पहुंचती है। वही एनर्जी जो है वो हमारी पृथ्वी पर जीवन के लिए भी उत्तरदायी है। अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है उसका स्रोत क्या है तो आप कहेंगे उसका स्रोत जो है वो हाइड्रोजन है। और किस अभिक्रिया पर आधारित है तो आप कहेंगे कि वो न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है। ITER एक ऐसा पहला प्रोजेक्ट है, फर्स्ट फ्यूजन डिवाइस है जिसमें हम नेट एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। नेट एनर्जी का मतलब यहां पर होता है कि जब हम टोटल पावर प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें से जब हम टोटल पावर प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें टोटल फ्यूजन जो प्लाज्मा जो होती है वो थर्मल पावर इंजेक्ट होकर के हमको पूरी एनर्जी प्रोवाइड करती है। जैसे इसको आप समझ सकते हैं ऐसे कि आपने क्या किया कि न्यूक्लियर रिएक्टर में टोकामैक में न्यूक्लियर फ्यूजन कराया। न्यूक्लियर फ्यूजन में जो एनर्जी हमको मिलेगी वो कंप्लीट एनर्जी मिलेगी। एक भी कैलोरी उसकी जो होगी रेडिएट नहीं होगी, ना ही किसी और फॉर्म में वो कन्वर्ट होगी। तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? नेट एनर्जी कह देते हैं। तो ये दुनिया का ITER जो है वो पहला ऐसा फ्यूजन डिवाइस है जो नेट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ये आपके प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये आपसे पूछा सकता है। साथ ही साथ ITER जो है वो पहला डिवाइस है जो क्या करेगा कि लंबे समय तक
बहुत लंबे समय तक फ्यूजन रिएक्शन को मेंटेन करने में भी सफलता मिलेगी अगर हमने इसको सही तरीके से एक्सपेरिमेंट कर लिया। साथ ही साथ ITR जो होगा वो पहला फ्यूजन डिवाइस होगा जो टेस्ट किया जाएगा इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी के द्वारा। उसमें मटेरियल, फिजिक्स रिजाइम्स, उसके जो नेसेसरी होंगे उन सबको वहां पर इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा, यानी कि कॉमर्शियल प्रोडक्शन किया जाएगा यहाँ पर एनर्जी का टोकामैक में ITR के माध्यम से। इसको हम लोग कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे कि ITR जो होगा वो कैसे काम करेगा। तो इसमें क्या है कि जो फ्यूजन एनर्जी जो है, जो अमाउंट है टोकामैक की, वो क्या होगी, वो डायरेक्ट जो होगी वो क्या करेगी, रिजल्ट देगी। और उसमें बहुत सारे फ्यूजन रिएक्शंस होंगे जो उस कोर के अंदर होंगे और बहुत ह्यूज अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। साइंटिस्ट का यह भी मानना है कि ये जो आपका टोकामैक होगा एक लार्ज वेसल्स होगा, एक लार्ज वॉल्यूम का होगा, इसमें प्लाज्मा क्रिएट होंगे और वो प्लाज्मा क्या करेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी जो फ्यूजन एनर्जी होगी उसके द्वारा इसको क्रिएट किया जाएगा। इसमें जो होगा कि लगभग प्लाज्मा का जो वॉल्यूम है वो 10 टाइम्स होगा। लार्जेस्ट जो मशीन इतनी बड़ी होगी कि उसमें जो प्लाज्मा का जो कंसंट्रेशन होगा वो उससे 10 टाइम होगा। और ITER टोकामैक जो होगा वो यूनिक एक्सपेरिमेंटल टूल होगा जो लार्ज प्लाज्मा और बेटर कन्फाइनमेंट के अंदर उसको एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। अब बात आती है कि मशीन जो है वो किस प्रकार से इसको तैयार किया गया है, इसमें क्या क्या हमको सफलताएं मिल रही हैं। तो पहला ये है कि हम जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं इसमें 500 मेगावाट का जो है फ्यूजन पावर जनरेट करने की क्षमता होती है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि फ्यूजन पावर से यूरोपियन टोकामैक जेट है उसने ये सफलता हासिल की है। 1997 में जेट जो यूरोपियन टोकामैक है इसने 16 मेगावाट का फ्यूजन पावर को जनरेट किया था, जो टोटल इनपुट हीटिंग पावर जो थी उसकी कितनी थी, 24 मेगावाट थी। ITER को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये 10 फोल्ड एनर्जी को रिटर्न करेगा, यानी कि Q इसकी कितनी होगी, 10 होगी। या 500 मेगावाट फ्यूजन पावर जो होगी वो 50 मेगावाट इनपुट हीटिंग पावर करेगा। यानी कि अगर हम 50 मेगावाट की एनर्जी हीटिंग पावर इसको हम इनपुट करेंगे तो उससे हमको 500 मेगावाट की एनर्जी हमको मिलेगी। यानी कि जितनी एनर्जी इसको हम देंगे उससे 10 टाइम्स एनर्जी हमको ये वापस प्रोवाइड करेगा। ये एक्सपेरिमेंट द्वारा ऐसा किया जा रहा है। साथ ही साथ ITR जो है वो केवल ये एनर्जी को कैप्चर ही नहीं करेगा, ये बिजली भी बनाएगा। और पहला जो ये एक्सपेरिमेंट है फ्यूजन का, ये हिस्ट्री में नेट एनर्जी प्रोड्यूस करने जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अभी तक दुनिया में कोई भी ऐसी मशीन, कोई भी ऐसा इंजन या कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं बनी थी जिससे हम नेट एनर्जी को गेन कर सकें। तो ये पहला ITR एक्सपेरिमेंट होगा जिससे हमको नेट एनर्जी गेन करेंगे। दूसरा जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो ये डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है ये इंटीग्रेटेड ऑपरेशन टेक्नोलॉजी जो होगा उस पर बेस्ड होगा। यानी कि ITR जो होगा ये आज का जो स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंट फ्यूजन डिवाइस हैं और जो हम डिमॉन्स्ट्रेशन फ्यूजन पावर प्लांट जो फ्यूचर में लेके आएंगे उनके बीच में एक ब्रिज का काम करेगा। यानी कि भविष्य में माना जा रहा है कि जो हम एनर्जी का निर्माण करेंगे वो हम लोग ITR के माध्यम से करेंगे। तो ये आज का जो ये स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंटल फ्यूजन डिवाइस है ये आने वाले समय में जो डिमॉन्स्ट्रेशन फ्यूजन पावर होंगे उनके बीच में ब्रिज का काम करेगा। साइंटिस्ट जो है वो इसको भी महसूस कर रहे हैं कि प्लाज्मा जो इसके अंदर जो इस कंडीशन में जो प्लाज्मा बन रहे हैं वो हम फ्यूजन पावर प्लांट में इसको हम यूज कर सकते हैं। इसमें हम हीटिंग टेक्नोलॉजी, कंट्रोल टेक्नोलॉजी, डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी और रिमोट मेंटेनेंस को भी इसमें हम यूज करेंगे। और आप सभी को पता है कि न्यूक्लियर जो फ्यूजन होता है उसमें हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये वहां पर यूटिलाइज होते हैं। तो ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के जो आयनाइज्ड जब हो जाते हैं, जब ये प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाते हैं तो एक प्रकार से इंटरनल हीटिंग प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें हमको ये देखना है कि किस प्रकार से ये ड्यूटेरियम और ट्राइटियम की एक्सपेरिमेंट में हमको इसको
फ्यूजन करना है कि जिससे कि थ्रेशोल्ड एक्सप्लोरिंग हो बर्निंग प्लाज्मा की, और उससे हम अधिक मात्रा में एफिशिएंटली मात्रा में जो हम यहाँ पर एनर्जी को क्रिएट कर सकें। और साइंटिस्ट जो है इस बात से भी कॉन्फिडेंट हैं कि आईटीआर में जो प्लाज्मा है वो न केवल प्रोड्यूस होगा बल्कि ये फ्यूजन एनर्जी भी क्रिएट करेगा, और जो लंबे समय तक क्या होगा उस टोकामाइक में या उस चैम्बर में रहेगा, प्लाज्मा जल्दी समाप्त भी नहीं होगा और वो काफी लंबे समय तक एनर्जी देने का काम करेगा। और ट्राइटियम ब्रीडिंग, आप सभी को पता है कि जो सबसे कम आइसोटोप हाइड्रोजन का है अर्थ पर या नेचर में वो ट्राइटियम है। तो ट्राइटियम हम ऐसा कर सकते हैं कि ट्राइटियम की ब्रीडिंग कर सकते हैं। तो हमको जो है क्या करना है कि लेटर स्टेज में इस मिशन के आईटीआर को इस तरह से ऑपरेट करना है, डिमॉन्स्ट्रेट करना है कि आने वाले समय में हम ट्राइटियम को वेसल्स के अंदर और प्रोड्यूस कर सकें। क्योंकि अगर हम ट्राइटियम की ब्रीडिंग नहीं करेंगे तो आने धीरे धीरे क्या होगा कि ट्राइटियम का जो सोर्स है वो कम हो जाएगा और हम इस प्रकार की एनर्जी को क्रिएट करने में अपने आप को एबल महसूस नहीं करेंगे। तो क्योंकि वर्ल्ड सप्लाई जो टाइटेनियम की है वो सफिशिएंट नहीं है, तो इसको हमको क्या करना होगा, पावर प्लांट के लिए इसको ब्रीड करना होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। दूसरा है कि डिमॉन्स्ट्रेट द सेफ्टी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्यूजन डिवाइस, यानी कि आईटीआर जो है वो माना जा रहा है कि 2012 में जो है फ्यूजन हिस्ट्री को लैंडमार्क मिला था, यानी कि वहां पर इसको हमने एक बार एक्सपेरिमेंट किया था और आईटीआर ऑर्गेनाइजेशन ने एक लाइसेंस दिया था न्यूक्लियर ऑपरेटर को फ्रांस में कि इसको हम किस तरह से सेफ्टी फाइल की जाएगी इसकी, अगर इसमें कोई हजार्डियस कोई चीज होती है तो उसके लिए सेफ्टी नॉर्म्स क्या होंगे और सेफ्टी रूल्स क्या होंगे। क्योंकि आईटीआर का जो प्राइमरी गोल है उनमें में से एक सेफ्टी भी है कि हमको डिमॉन्स्ट्रेट को कंट्रोल करना है, प्लाज्मा और फ्यूजन रिएक्शन को हमको इस तरह से करना है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको किसी भी तरह का नुकसान न हो। तो इसलिए हमको एक प्रकार से सेफ्टी को एग्जामिन भी करना है, इस चीज को हमको ध्यान में रखना है। अब बात आती है कि फ्यूजन है क्या। तो आप बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हो कि फ्यूजन में क्या होता है कि जब दो छोटे न्यूक्लियस को आपस में कंबाइन कराया जाता है बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, तो ये दोनों मिल करके एक लार्ज न्यूक्लियस बन जाते हैं और वो अधिक मात्रा में एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है। न्यूटन का जो नियम, आइंस्टीन का जो E=mc² था उसी पर ये बेस्ड है, यानी कि जो मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो हमारी सन और स्टार की जो एनर्जी का सोर्स है वो एग्जैक्टली क्या है, वो फ्यूजन ही है। तो इसमें एग्जैक्टली होता क्या है कि जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं उनके कोर में हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं ट्राइटियम और ड्यूटेरियम वो पाए जाते हैं और वो हाइड्रोजन क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं और उससे बहुत अधिक मात्रा में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। 20th सेंचुरी में फ्यूजन साइंस को आइडेंटिफाई किया गया था और इसको मोस्ट एफिशिएंट फ्यूजन रिएक्शन के रूप में लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया था और ये पाया गया था कि जब आइसोटोप हाइड्रोजन के ड्यूटेरियम और ट्राइटियम मिलते हैं तो उससे हीलियम बनता है। ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को जो हम लोग फ्यूजन कराते हैं तो उससे क्या बनता है, हीलियम बनता है और इसमें जो है वो 19.9 वी एनर्जी जो है क्या होती है, वो रिलीज होती है। इसको हम लोग डीटी फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। डीटी फ्यूजन रिएक्शन मतलब क्या होता है, ड्यूटेरियम ट्राइटियम फ्यूजन रिएक्शन, जो बहुत अधिक मात्रा में हाईएस्ट एनर्जी जो गेन करती है और लोवेस्ट टेम्परेचर पे क्या करती है, उसको रिलीज करने का काम करती है। अब बात आती है कि न्यूक्लियर फ्यूजन को होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यही एक कंडीशन ऐसी है जिसकी वजह से अभी तक हम इस एनर्जी के फॉर्म को अभी तक हम लोग इसको एप्लीकेशन इसको नहीं कर पाए हैं, यानी कि इसको अभी तक हम लोग लार्ज स्केल पर इसको अभी हम लोग यूज नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इसमें जो पहली क्राइटेरिया इसकी है कि इसको फ्यूजन करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है।
यानी कि लगभग 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस एनर्जी हमको चाहिए होती है, टेम्परेचर, अगर हमको इसको फ्यूजन कराना है। एक चीज तो इसमें से आ जाती है। दूसरी चीज, सफिशिएंटली जो पार्टमा पार्टिकल की डेंसिटी होती है वो क्या हो जाती है, वो हमको चाहिए होती है, जिससे क्या होता है, कलिजन होता है। तो ये एक समस्या आती है कि सफिशिएंट प्लाज्मा पार्टिकल की डेंसिटी होनी चाहिए और कन्फाइनमेंट टाइम होना चाहिए। तो ये तीन चीजें रिक्वायरमेंट है। अगर आपको फ्यूजन कराना है तो हमको तीन चीज चाहिए होती है, वेरी हाई टेम्परेचर, सफिशिएंट प्लाज्मा पार्टिकल डेंसिटी और कन्फाइनमेंट टाइम, जो प्लाज्मा को होल्ड कर सके, जिससे के द्वारा जो है वो उसकी डिफाइंड वॉल्यूम में उसकी जो प्रॉस्पेरिटी है वो एक्सपेंड हो सके। इस चीज को आपको ध्यान। बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उस सेपरेट हो जाते हैं उसके जो एटम से, और न्यूक्लियस से निकल जाएंगे, और जो गैस होती है वो आयोनाइज हो जाती है, जिसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। और यही क्या है, ये हमारी जो है मैटर की फोर्थ स्टेज होती है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका हीलियम होगा वो और आयोनाइज हो जाएगा, और उससे क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कर जाएगा और ये आयोनाइज हो जाएगी। तो जो फ्यूजन प्लाज्मा बनती है वो इन्वायरमेंट में लाइट एलिमेंट फ्यूज करती है और एनर्जी को प्रोवाइड करती है। टोकामैक डिवाइस में क्या करते हैं हम लोग कि जो पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको यूज करते हैं और कन्फाइंड एंड कंट्रोल प्लाज्मा को क्रिएट किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एग्जैक्टली टोकामैक में करते क्या है, तो वहां पर एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जाता है, जिसके अंदर डिफाइन एंड कंट्रोल प्लाज्मा को हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। अब बात आती है कि टोकामैक क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं जिसके अंदर यूरेनियम, थोरियम या प्लूटोनियम को फ्यूल के रूप में हम उसको क्या करते हैं, उसमें न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराते हैं और उसको ब्रेक करके एनर्जी क्रिएट करते हैं। ऐसे ही फ्यूजन के लिए जो चैम्बर बनाया जाता है, जो एक वेसल्स बनाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टोकामैक नाम दिया गया है। तो एक प्रकार का अलग अलग प्रकार के, जैसे फॉसिल फ्यूल के लिए अलग न्यूक्लियर प्लांट होते हैं, न्यूक्लियर फिजन के लिए अलग पावर प्लांट होते हैं, रिन्यूएबल सोर्स जो होते हैं उनके लिए विंड हो गया, वाटर हो गया, ये अलग अलग प्रकार से क्या करते हैं, इनके पावर प्लांट होते हैं। तो एनर्जी सोर्स के लिए जो प्लांट जनरेट किए जाते हैं बिजली बनाने के लिए, वो क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल पावर को, जैसे वो टरबाइन को रोटेट करेंगे और बिजली चलाएंगे। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर फॉसिल फ्यूल की, तो जैसे आपका कोल है, तो कोल क्या होगा, बर्न होगा, उससे हीट जनरेट होगी। हीट क्या करेगा, पानी को क्या करेगा, स्टीम में कन्वर्ट करेगा। स्टीम क्या करेगा, टरबाइन चलाएगा, और टरबाइन से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ऐसे ही न्यूक्लियर फिजन क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होंगे, यूरेनियम होगा, हो सकता है थोरियम हो या प्लूटोनियम हो। ये क्या करेगा, जब ये न्यूक्लियर फिजन होगा तो ये भी क्या करेगा, हीट जनरेट करेगा। हीट से क्या होगा, पानी स्टीम बनेगा, वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा, और फिर स्टीम क्या करेगा, टरबाइन को चलाएगा, टरबाइन क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी चलाएगा। तो सेम चीज टोकामैक में भी होती है। उसमें भी क्या होता है कि जब आपका न्यूक्लियर फिजन होता है, सॉरी फ्यूजन जब होता है, तो उसमें भी क्या होता है कि ट्राइटियम और ड्यूटेरियम जब मिलते हैं तो इससे जो प्लाज्मा बनती है वो जो हीट के फॉर्म में होती है, वो हीट क्या करती है, वो पानी को स्टीम में कन्वर्ट करेगी, और फिर वो पानी क्या, स्टीम क्या होगा, वो टरबाइन को चलाएगा, और टरबाइन क्या करेगी, बिजली बनाएगी। सोलर एनर्जी को छोड़ करके बाकी सभी में टरबाइन को चलाना पड़ता है। यहाँ पे कोल फायर स्टीम करेगा, कंबस्शन होगा कोल का, वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट होगा, स्टीम टरबाइन को चलाएगा, और टरबाइन क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा। टोकामैक में क्या होता है कि एक्सपेरिमेंटल मशीन है जिसमें हार्नेस ऑफ द एनर्जी ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन के द्वारा एनर्जी को जनरेट किया जाएगा। टोकामैक के अंदर एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी वो फ्यूजन ऑफ एटम के द्वारा होगी, जो क्या करेगी, हीट को एब्जॉर्ब करेगी वो, और जो वेसल्स की वॉल होगी उसके थ्रू क्या करेगी, वो रेडिएट होकर के पानी को स्टीम में कन्वर्ट करने का काम करेगी। जैसे कन्वेंशनल पावर प्लांट होते हैं, फ्यूजन पावर प्लांट होते हैं, वैसे ही
ये क्या करेगा, हीट को स्टीम में प्रोड्यूस करेगा, स्टीम इलेक्ट्रिसिटी टरबाइन चलाएगा और उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ये एकदम टोकामेक का वही काम है जो कहाँ पे होता है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर का, जो अदर एक्सपेरिमेंट जो किए जाते हैं या जो हमारे ट्रेडिशनल जो पावर प्लांट हैं उसी की तरह होते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो एक प्रकार का टोकामेक के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे क्रिएट किया जाता है, जिसके अंदर न्यूक्लियर फिजन कराया जाता है, यहाँ पर इनर पोलोइडल फील्ड कॉइल्स होते हैं जिसको हम लोग प्राइमरी ट्रांसफार्मर सर्किट्स कहते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये पोलोइडल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट किया जाता है, और ये यहाँ पर है आउटर पोलोइड फील्ड कॉइल, प्लाज्मा पोजिशनिंग एंड शेपिंग करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो नीचे ये लगा हुआ है इसको प्लाज्मा इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ये सेकेंडरी ट्रांसफार्मर सर्किट होता है। ये जो लगे हैं यहाँ पर इसको रिजल्टिंग हेलिकल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ये जो यहाँ पर लगे हैं इसको टोरॉइडल मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है, और ये टोरॉइडल फील्ड कॉइल्स होते हैं। ये अलग अलग जो यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट या जो यहाँ पर मशीन या जो इसके जो टूल्स बनाए गए हैं, ये अलग अलग देशों के द्वारा या कई देशों के सहयोग के द्वारा बनाए गए हैं। अलग अलग पार्ट को किन देशों ने बनाया है इसका डिस्कस हम लोग आगे करेंगे। टोकामेक जो होता है एक प्रकार का जो है वो डोनट शेप जो है वैक्यूम चैम्बर होता है। इसके अंदर जो होता है एक्सट्रीम हीट प्रेशर गैसियस हाइड्रोजन फ्यूल जो प्लाज्मा में कन्वर्ट होते हैं वो उस फॉर्म में ये पाए जाते हैं। यहाँ पर ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जिसके अंदर हाइड्रोजन एटम जो होते हैं वो इजीली जो है वो फ्यूज होकर के एनर्जी प्रोवाइड कर सके। यहाँ पर जो आयनाइज गैस जो है, जो चार्ज पार्टिकल प्लाज्मा के निकलते हैं, वो उनको शेप और कंट्रोल किया जाता है वहां पर मैसिव मैग्नेटिक कॉइल्स के द्वारा। यानी कि जो प्लाज्मा बन रहे हैं उनको कंट्रोल करने का काम, उनको एक निश्चित शेप देने का काम वहां पर मैसिव मैग्नेटिक कॉइल के द्वारा किया जाता है, जो उस वेसल्स के अंदर चारों तरफ घूमते रहते हैं। जो भौतिक विज्ञानी हैं उसको जो है वो एक इम्पॉर्टेंट, उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में समझते हैं उसको, जिससे कि गर्म जो प्लाज्मा है वो वेसल्स के वॉल से क्रिएट होकर के वो बाहर जा सके। और टोकामेक शब्द जो है ये रशियन एक्रोनिम से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है टोरॉइडल चैम्बर विद मैग्नेटिक कॉइल्स। ध्यान रखिएगा ये एक रशियन शब्द है टोकामेक। ये पूछ सकता है टोकामेक का पूरा नाम क्या है, तो पूरा नाम इसका आप समझ नहीं पाएंगे, रशियन लैंग्वेज में है। इसको हम समझ सकते हैं टोरॉइडल चैम्बर विद मैग्नेटिक कॉइल। इसको सबसे पहले सोवियत रिसर्च ने लगभग 1960 के अंतिम वर्षों में इसको डेवलप किया था। टोकामेक को जो है वो पूरी दुनिया में इसको अडॉप्ट किया गया है, और इसको जो है वो मोस्ट प्रॉमिसिंग कॉन्फ़िगरेशन माना जा रहा है मैग्नेटिक फ्यूजन डिवाइस के रूप में। ITR जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा टोकामेक है जो अभी एक्सपेरिमेंटल की अवस्था में है। ये जो है वो ट्वाइस द साइज ऑफ द लार्जेस्ट मशीन करंटली इन ऑपरेशन। ये जो करंट में जो मशीन ऑपरेट कर रही है उससे साइज में दुगना है, और इसके अंदर लगभग 10 गुना प्लाज्मा चैम्बर वॉल्यूम को हम लोग जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात आती है कि इस ITR में कौन कौन से देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं, कौन कौन से देश इसको निर्माण में योगदान दे रहे हैं। तो ITR जो है एक ग्लोबल प्रोजेक्ट है, इसमें लगभग 35 देश शामिल हैं। इसमें मुख्य रूप से चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, जापान, कोरिया, रसिया, यूनाइटेड स्टेट, ये जो है वो अपना बेहतरीन योगदान दे रहे हैं, और ऐसा मान रहे हैं कि अगर सभी लोगों का सहयोग रहा, सभी लोगों का साथ रहा, तो वो दिन अब दूर नहीं कि जो एनर्जी सूर्य में बनती है वो एनर्जी धरती पर बनने लगेगी, और धरती पर कई सूर्य हम लोग बना सकते हैं और उससे हम लोग ऊर्जा निकाल सकते हैं। जैसे स्टार और सन से एनर्जी निकलती है,
उसी प्रकार के एनर्जी को हम धरती पे बनाने में सक्षम होंगे। और आईटीआर एग्रीमेंट पर 2006 में 7 मेंबर्स ने जो है वो सिग्नेचर किए थे, और उसके कॉस्ट, प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन के लिए, ऑपरेशन और डीकमीशनिंग के लिए। और इन्होंने उस पर एक्सपेरिमेंट को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जनरेटेड किया था, यानी कि आईपीआर के अंदर, आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर फैब्रिकेशन, कॉन्ट्रैक्शन और ऑपरेशन फेज के लिए उसको क्या किया गया था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर उसको रखा गया। यूरोप जो है वो सबसे बड़ा इसका भागीदार है आईटीआर का। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो, सबसे बड़ा पोर्शन जो है का कॉस्ट जो लगा रहा है वो यूरोप लगा रहा है। टोटल कॉस्ट का लगभग 45.6% यूरोपियन यूनियन लगा रहे हैं। बाकी शेष जो 99 पॉइंट में आपका चाइना, इंडिया, जापान, कोरिया, रसिया ये लगा रहे हैं, और इसके अलावा बाकी देश भी लगा रहे हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके जो मेंबर्स हैं वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए अलग अलग अपना कोलैबोरेशन कर रहे हैं, अपना अलग अलग सहयोग दे रहे हैं। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। आईटीआर मेंबर जो है वो लगभग 3 महाद्वीपों से हैं, और लगभग 40 भाषाओं में बोलने वाले इस आईटीआर मेंबर में शामिल हैं। और लगभग आधी दुनिया की पॉपुलेशन जो है वो, आधी दुनिया की लगभग आधी पॉपुलेशन का लगभग 80% जो है ग्लोबल जो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट के रूप में इसको बनाने के लिए तैयार हो गई है, जो इस पे काम करेगी। अब बात आती है यहाँ पर कि कौन सा देश कौन सा पार्ट बना रहा है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसका जो सेंट्रल सोलेनॉइड है, सेंट्रल जो सोलेनॉइड है इसको 2 देश मिलकर बना रहे हैं, जापान और यूएस। तो सेंट्रल सोलेनॉइड को जापान और यूएस बना रहे हैं। इंटरनल कॉइल्स जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए, वो आप यहां पर देख रहे हैं चाइना और यूएस से बना रहा है। कोरिजन कॉइल जो है वो चाइना की द्वारा बनाया जा रहा है। पोलोइडल फील्ड कॉइल जो है 3 देश मिलकर बना रहे हैं, चाइना बना रहा है, यूरोपियन यूनियन बना रहा है और रसिया बना रहा है। कूलिंग वाटर सिस्टम जो है वो यूएस से बना रहा है। वैक्यूम वेसल्स में भारत का हिस्सा है, इसको आपको ध्यान रखिएगा। भारत 2 जगहों पर इसमें हिस्सा ले रहा है, एक तो वैक्यूम वेसल बनाने में और एक क्रायोस्टेट बनाने में। क्रायोस्टेट केवल भारत द्वारा बनाया जा रहा है। वैक्यूम वेसल्स में यूरोपियन यूनियन, भारत, कोरिया और आप यहां पे देख पा रहे हैं रसिया शामिल है। डाइवर्टर बनाने में यूरोपियन यूनियन और आपका चाइना और आपका रसिया शामिल है। टोरोइडल फील्ड कॉइल बनाने में यहाँ पर 6 देश शामिल हैं। टोरोइडल कॉइल फील्ड बनाने में एक तो चाइना साथ दे रहा है, यूरोपियन यूनियन साथ दे रहा है, और आपका यहाँ पर जापान साथ दे रहा है, आपका कोरिया साथ दे रहा है, रसिया साथ दे रहा है और यूएसए साथ दे रहा है। ब्लैंकेट मॉड्यूल बनाने में 4 देश शामिल हैं, चाइना, यूरोपियन यूनियन, कोरिया और रसिया। थर्मल शील्ड केवल कोरिया द्वारा बनाया जा रहा है, और क्रायो स्टेट जो है वो इंडिया के द्वारा बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि आईटीआर के निर्माण में भारत किन इंस्ट्रूमेंट के निर्माण में योगदान दे रहा है। तो आप ध्यान देंगे 2 चीजों में ध्यान दे रहा है, एक तो वैक्यूम बनाने में इसका पार्टिसिपेट कर रहा है और एक क्रायोसेट। तो भारत 2 चीजों को बनाने में योगदान दे रहा है, वैक्यूम वेसल्स और क्रायोसेट। इसको आपको ध्यान रखना, वैक्यूम वेसल्स और क्रायोसेट। इसके बाद बात आती है यहाँ पर कि आईटर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसमें कुछ नॉन मेंबर टेक्निकल कोऑपरेशन भी एग्रीमेंट कर रहे हैं, जो इसका हिस्सा नहीं है फिर भी वो टेक्निकल कोऑपरेशन के लिए एग्रीमेंट किए हैं। तो कौन कौन से ऐसे देश है जो आईटर के हिस्सा नहीं है लेकिन उसमें अपना टेक्निकल कोऑपरेशन के लिए भागीदारी देने के लिए तैयार हो गए हैं। उनमें से एक ऑस्ट्रेलिया है, कजाकिस्तान है, कनाडा है, थाईलैंड है। ये आपको ध्यान रखना है। और बहुत सारे लगभग 70 से अधिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नेशनल लेबोरेटरीज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं और स्कूल्स हैं। तो नॉन मेंबर टेक्निकल कोऑपरेशन अगर पूछ ले तो ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, कनाडा
और थाईलैंड। ये 4 नाम आपको ध्यान रखना है कि ये नॉन मेंबर टेक्निकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट में साइन किया है ITR के साथ। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। बात आती है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है कि शुरुआत कब होगी। तो ऐसा मानना है कि वैज्ञानिकों का कि पहला जो ITR प्लाज्मा है ये दिसंबर 2025 में इसकी शुरुआत की जाएगी। और ये पहला समय होगा जब मशीन जो है वो पावर जनरेट करेगी और पहला ITR जो होगा मल्टी डिकेड ऑपरेशन प्रोग्राम में भाग लेगा। ये जो ऑपरेशन किया जाएगा ये लगभग साउथ फ्रांस में 42 हेक्टेयर साइट में इसको लगाया गया है और ये 2010 से काम कर रहा है, यानी कि उसमें काम किया जा रहा है। सेंट्रल टोकामाक बिल्डिंग जो है वो ITR ऑर्गेनाइजेशन को 2020 में हैंडओवर कर दिया गया था और मशीन असेंबली की शुरुआत कर दी गई थी। फर्स्ट जो मेजर इवेंट है इस नए फेज का इंस्टॉलेशन का, उसको 1250 टन का क्रायोसेट वेस्ट जो है वो 2020 में इसको शुरुआत कर दिया गया था। और फाइनली हम आपसे बताना चाहेंगे कि जो ITR है यानी कि नाभिकीय संलयन पे आधारित, न्यूक्लियर फ्यूजन पे आधारित जो ऊर्जा बनाने की जो तकनीक है ये दुनिया के सामने 2 दिसंबर 2025 में शुरुआत हो जाएगी। और अगर इस ITR की सफल शुरुआत हो गई तो ऊर्जा जैसी संबंधी जो आपूर्ति की जो समस्या है उससे हम निजात पा सकते हैं और हम अपने आर्थिक विकास की दर को कई गुना ऊपर की ओर ले जाने में सक्षम होंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार के प्रदूषण की संभावना नहीं है, पोल्यूशन नहीं होगा। तो अंतरराष्ट्रीय जो वर्तमान में जिन ईंधन पर अंतरराष्ट्रीय दबाव है कि इन ईंधनों को आप कम से कम यूज कीजिए, उसकी भी समस्या समाप्त हो जाएगी और देश और दुनिया एक बेहतर भविष्य की ओर आगे बढ़ेगा और एक नई ऊर्जा के साथ वो और आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।